कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा एमसीक्यूज ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब एमसीक्यूज ऑन इंडियन इकोनॉमी का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है। आज का लेक्चर रहेगा एमसीक्यूज ऑन इंडियन इकोनॉमी पार्ट सेकंड। अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हम क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आप पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर आ जाइए पार्ट सेकंड पे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट मेरा मानना है कि इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो पार्ट फर्स्ट पहले देखिए, फिर आ जाइए पार्ट सेकंड पे। अब पार्ट सेकंड की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, यानी इंडिया की रैंक क्या है, किस हिसाब से, नॉमिनल जीडी के हिसाब से। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शंस में आप पाओगे फोर्थ, ऑप्शंस में पाओगे आप थर्ड, ऑप्शंस में पाओगे आप फिफ्थ, ऑप्शंस में पाओगे आप नन ऑफ द अबव। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया की रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे नॉमिनल जीडी के हिसाब से इंडिया की रैंक आती है फिफ्थ। यानी अगर हम देखेंगे इंडिया की रैंक फिफ्थ है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब ये जीडीपी ऑलरेडी जो है हमने डिस्कस किया हुआ है कि जीडीपी है क्या, नेशनल इनकम है क्या, पार्ट फर्स्ट में। लेकिन फिर भी आज हम बेसिक टर्म्स यहां पे डिस्कस करेंगे कि इसके रिगार्डिंग, इंडियन ट्रेड के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी कि इंडिया की रैंक अगर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी वो है फिफ्थ। तो अब हम जानेंगे और फॉरेन ट्रेड के बारे में या ट्रेड के बारे में थ्रू अ सुपर कंटेंट। यहाँ पे जानेंगे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन इंडियन ट्रेड के रिगार्डिंग, ठीक है ना, या यूं का इंडियन फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली बात ये कि इंडिया की इकोनॉमी है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब मैं पहले नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी ये बताना चाहता हूं कि जीडीपी एक्चुअली होता क्या है। जीडीपी मीन्स सिंपली मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर पीरियड। देखो एक कंट्री में गुड्स और सर्विसेज जब प्रोड्यूस होते हैं ना पर्टिकुलर ईयर में, फिर अगर हम उनका मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे ना, वही आपका आता है जीडीपी। और वो कौन सा जीडीपी बनता है, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि जीडीपी मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएंगे ना एक कंट्री में, फिर अगर उनका वैल्यू निकालेंगे ना इन मॉनेटरी टर्म्स में, तो वो आपका कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। अब अगर इंडिया की हम बात करेंगे ना, इंडिया का नॉमिनल जीडीपी क्या है, यानी इंडिया का नॉमिनल जीडीपी क्या है वो भी देखेंगे और उस हिसाब से क्या रैंक है। तो इंडिया का अगर हम नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो वो है $3.9 ट्रिलियन। क्या है, $3.9 ट्रिलियन। अगर हम देखेंगे कि इंडिया मैं अभी बात कर रहा हूं 2024 की, $3.94 ट्रिलियन। हाँ, लेकिन अगर हम देखेंगे कि रैंक क्या है, रैंक है इंडिया की फिफ्थ। किसमें, इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। गॉट माय पॉइंट। अब नॉमिनल जीडीपी तो आपको पता होगा। अब आगे जाएंगे, अगर हम बात करेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया की रैंक आती है थर्ड। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंडिया की क्या रैंक है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, वो क्या है, वो आपकी 3 है। हाँ, इंडिया की क्या रैंक है इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी की, क्या इंडिया की इकोनॉमी की क्या रैंक है, यानी तो इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। ये दो इंपॉर्टेंट है। अब जानो, अब और एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा आप इग्नोर करते हो। देखो इग्नोर क्या करते हो, वो करते हो पर कैपिटा इनकम। अब मुझे पहले बताइए पर कैपिटा इनकम किसके बराबर होता है। पर कैपिटा इनकम आपका होता है नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। जब हम नेशनल इनकम, जितनी भी नेशनल इनकम होगी ना इंडिया की, अगर उसको डिवाइड करेंगे ना पॉपुलेशन, तो वो निकलती है पर कैपिटा इनकम, यानी हर एक की इनकम। फॉर एग्जाम्पल उसमें मैं भी आता हूं, उसमें आप भी आते हो, यानी टोटल अगर हम देखेंगे हमारी कंट्री का पहले नेशनल इनकम, फिर डिवाइड करेंगे हमारी टोटल पॉपुलेशन, वो निकलेगा पर कैपिटा इनकम निकलेगा ना। तो अगर हम उस पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेंगे कि इंडिया की क्या रैंक है इकोनॉमीज में, अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो वो है 136 नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। और अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो वो है 125। यानी इंडिया कहीं है ही नहीं, इंडिया फिर कहीं है ही नहीं उस हिसाब से। ठीक है ना। तो यहां से डिपेंड करता है कि एक कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसी है, वो आपको बताती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम दिखाती है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री की। गॉट माय पॉइंट। आगे जाते हैं। हाँ, अब और बात करते हैं इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है। इंडिया से लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आपका चाइना। देखो पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, एक्चुअली यूएसए था, लेकिन 2024 की अगर हम बात करेंगे, अभी रिसेंट डेटा की अगर हम बात करेंगे, और ये डाटा कहां से निकाला है, द हिंदू से। अब द हिंदू आपका यहां पे मोस्ट वैलिड न्यूज़पेपर रहता है, तो वहां से अगर हम देखेंगे तो 2024 की अगर हम बात करेंगे, चाइना ने किसको रिप्लेस किया, चाइना ने यूएसए को रिप्लेस किया। यानी इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया, आपका चाइना बन गया। अब दूसरे नंबर पर कौन है, आपका यूएस, और तीसरे नंबर पर कौन है, आपका यूएई। गॉट माय पॉइंट। अगर अब आ जाएगा फेवरेबल ट्रेडिंग पार्टनर। अब ट्रेडिंग पार्टनर और फेवरेबल ट्रेडिंग पार्टनर में डिफरेंस है, मैं बताता हूं। देखो फेवरेबल ट्रेडिंग पार्टनर मतलब होता है जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑलमोस्ट सेम होगा, तो उस हिसाब से आपका आएगा फिर कौन, यूएसए। ठीक है।
और चाइना आ जाएगा डिफिसिट ट्रेडिंग पार्टनर। देखो क्या होता है, इंडिया एक्सपोर्ट तो करता है चाइना से, लेकिन यहां से चाइना चाइना इंपोर्ट इंडिया से उतना ज्यादा नहीं करता है, तो इसीलिए इंडिया चाइना जो है ये है इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर, लेकिन कौन सा पार्टनर? डिफिसिट ट्रेडिंग पार्टनर। गॉट माय पॉइंट। लेकिन अगर फेवरेबल की बात आई फिर कौन सा? लेकिन अगर फेवरेबल की बात आई फिर है आपका यूएसए। लेकिन अगर ओवरऑल की बात आई, अब क्वेश्चन में बिल्कुल ओवरऑल ही आएगा, यही क्वेश्चन आएगा कि इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है? वो है आपका चाइना। उसने किसको रिप्लेस किया है? यूएसए को रिप्लेस किया है। आगे जा देंगे। आगे और एक इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया 2023-2024, यानी अगर हम 2023 और 2024 की बात करेंगे, अब यहां से ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया किस कंट्री को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? एक्सपोर्ट मींस यहां से गुड्स एंड सर्विसेज भेजता है, तो वहां पे है यूएसए, ठीक है ना। तो यूएसए, इंडिया सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विस किसको ये एक्सपोर्ट करता है? यूएसए को। दूसरे नंबर पे कौन सा? आपका यूए। यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नीदरलैंड अब पहली बार आया तीसरी नंबर पे। 2024 की अगर हम बात करेंगे ना, ये भी रिसेंटली न्यूज में था कि नीदरलैंड अब तीसरे नंबर पे आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री को करता है? इंडिया सबसे ज्यादा यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद किस कंट्री को? यूए। उसके बाद किस कंट्री को? नीदरलैंड को। अब इंपोर्ट की बात है, यानी इंडिया किस कंट्री से इंपोर्ट करता है, यानी गुड्स एंड सर्विस लाता है, तो उसमें कौन आएगा? चाइना। सबसे ज्यादा इंडिया किससे इंपोर्ट करता है गुड्स एंड सर्विस? चाइना से। दूसरे नंबर पे है आपका रशिया, तीसरे नंबर पे आपका यूएई। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि टॉप फॉरेन इन्वेस्टर मींस कौन सी कंट्री ऐसी है जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है? कहां पे? इंडिया में। वही है टॉप फॉरेन इन्वेस्टर। तो यहां पे आपका है सिंगापुर और दूसरे नंबर पे है मॉरिशस। अब आप बहुत सारी अगर आप गूगल खोलोगे वहां पे मॉरिशस देखोगे, लेकिन ये जो मैंने डेटा निकाला है ये ऑफिशियल डेटा है और ये है द हिंदू को फॉलो करते हुए आपका आ जाएगा सिंगापुर। कौन सा आ जाएगा? सिंगापुर। मैं किसकी बात कर रहा हूं? 2024 की बात करूं कि टॉप फॉरेन इन्वेस्टर कौन है जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट यहां पे करता है? वो है आपका सिंगापुर, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज, अब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हो आप यहां से? कौन सी कमोडिटी सबसे ज्यादा आप एक्सपोर्ट करते हो? वो करते हो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी यहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। अब इंपोर्ट में कौन आ जाएगा? इंपोर्ट में भी पेट्रोलियम आ जाएगा, लेकिन क्रूड वाला। गॉट माय पॉइंट। सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं? वो है आपका कौन सा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो इंपोर्ट करते हैं? वो भी है पेट्रोलियम, लेकिन क्रूड पेट्रोलियम। गॉट माय पॉइंट। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हम जानते हैं। देखो अब ये जो है ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेसिकली वो पॉलिसी होती है जो डील करती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, यहां से भेजते हैं दूसरे कंट्री में, वहां से गुड्स लाते हैं, उसको कहा जाता है इंपोर्ट। अब इससे कौन डील करता है? इससे आपकी फॉरेन पॉलिसी डील करती है, जिसको एग्जिम पॉलिसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्जिम पॉलिसी। तो एग्जिम पॉलिसी क्या होती है? आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। गॉट माय पॉइंट। अब ये एग्जिम पॉलिसी कब से इंडिया ने स्टार्ट की? ये की स्टार्ट 1992 से 1997, यानी पहली एग्जिम पॉलिसी जब लाई गई ना, वो किसने लाई? वो लाई मनमोहन सिंह। कब लाई? 1992 से लेके 1997, यानी अब ये एग्जिम पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो होती है ना, ये 5 साल के लिए होती है। अब दूसरी कब लाई? 1997 से लेके 2002 तक, ठीक है। अब अभी कौन सी फॉरेन पॉलिसी आपकी चल रही है? अभी हमारी चल रही है 2023 में, हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हुई है। क्या अब ये कहां तक है? इसका कोई करंट यूं कहे इसका कोई सनसेट नहीं है। सनसेट मींस इसमें कोई ये टर्म मेंशन नहीं की गई कि ये जो फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की है कब स्टार्ट हुई, जो इंडिया की 2023 में स्टार्ट हुई, ये कब तक है, इसमें ये पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है। यानी अभी इंडिया 2024 में भी नई फॉरेन पॉलिसी ला सकती है, 2025 में भी नई फॉरेन पॉलिसी ला सकती है, 2030 के बाद भी नई फॉरेन पॉलिसी ला सकती है। अब इंपॉर्टेंट क्या जाना हमने? इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की अगर हम बात करेंगे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, परचेसिंग पावर के हिसाब से इंडिया 3rd नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा $3.94 ट्रिलियन है इंडियन इकोनॉमी 2024 में। साथ ही हमने देखा कि अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम देखेंगे, इंडिया की जो इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी वो 136 है, और इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी 125 है। और साथ ही साथ हमने देखा कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है? वो है आपका चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे आपका यूएई आता है। और इंडिया किसको ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? इंडिया ज्यादा आपका यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। इंडिया किससे ज्यादा इंपोर्ट करता है? तो आ जाएगा आपका चाइना। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है? वो आ जाएगा आपकी सिंगापुर। और इंडिया किस कमोडिटी को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? वो आ जाएगा आपका पेट्रोलियम। इंडिया किस कमोडिटी को ज्यादा इंपोर्ट करता है? वो भी आ जाएगा आपका पेट्रोलियम, लेकिन क्रूड वाला। अब इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन सी अभी चल रही है? 2023 इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी चल रही है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब से स्टार्ट हुई? 1992 से 99। किसने लाई? मनमोहन सिंह ने लाई। कब लाई? एलपीजी मॉडल के बाद लाई। गॉट माय पॉइंट। अब
अभी कौन सी चल रही है 2023। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस फिस्कल पॉलिसी जो स्टार्ट हुई थी 2023, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें गुड्स एंड सर्विस को एक्सपोर्ट करना है। हमें गुड्स एंड सर्विस को एक्सपोर्ट करना है कब तक? 2 ट्रिलियन तक। कहां तक? 2030 तक। ठीक है, अब ये था किसके बारे में? फॉरेन ट्रेड के बारे में। मुझे नहीं लग रहा इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द 2024-25 बजट वाज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि 2024 और 25 का बजट किसने प्रेजेंट किया है? ऑप्शंस में आपका जयशंकर, ऑप्शंस में आपका निर्मला सीतारमण, ऑप्शंस में आपका पीयूष गोयल, ऑप्शंस में आपका नैना देव। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, देखो हमेशा बजट अगर हम देखेंगे ना, बजट की बात करेंगे, बजट को प्रेजेंट कौन करता है? बजट को प्रेजेंट करता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर। और हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है अभी निर्मला सीतारमण। श्रीमती निर्मला सीतारमण जो है वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना। अब हम और जानेंगे किसके बारे में? बजट के बारे में। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अब ये जो बजट है ना, इसके बारे में जानेंगे थ्रू और सुपर कंटेंट। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक बार इस स्लाइड को देखिए, खुद कमेंट करोगे। अब जानेंगे हम बजट के बारे में थ्रू और सुपर कंटेंट। अब हम यहां पे जानेंगे बजट के बारे में, लेकिन बजट के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस स्लाइड को मिस ना कीजिए, इसको एट द एंड तक देखिए। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम कहा जाता है जेम्स वेल को। देखो हुआ क्या? हुआ ये कि 80-60 में क्या होता है, जेम्स वेल पहली बार बजट को प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए जेम्स वेल को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम। ठीक है ना। हम आगे जाएंगे। अब हम यहां पे देखेंगे कि जब इंडिया आजाद होता है ना, तो पहली बार बजट को पेश किया जाता है, और पेश कौन करता है? वो करता है षणमुखम शेट्टी। जब इंडिया आजाद होता है तो बजट को पेश करता है कब? 26 नवंबर 1947। अब ये आ सकता है कल कि इंडिया जब आजाद हुआ तो पहला इंडिपेंडेंट बजट किसने पेश किया? आर.के. षणमुखम शेट्टी ने। कब? 26 नवंबर 1947। ठीक है। अब हम देखेंगे पहला रिपब्लिक बजट। पहला रिपब्लिक बजट मतलब होता है सिंपली जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ। इंडिया में कब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ? देखो हर साल हम मनाते हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। तो सिंपल है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का वजूद में आया 26 जनवरी 1950 को। तो वही होता है जब 26 जनवरी 1950 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैम इनटू फोर्स आता है, फिर क्या होता है? फिर बजट पेश किया जाता है। और बजट को कौन पेश करता है? बजट को आपका जॉन मैथाई पेश करता है। कब पेश करता है? ये करता है 20 फरवरी 1950 को। कब? 20 फरवरी 1950 को। तो इसीलिए फर्स्ट रिपब्लिक बजट कौन सा बन गया? जब जॉन मैथाई ने इसको पास किया। कब? 25 फरवरी 1950। अब ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। फादर ऑफ इंडियन बजट कौन है? जेम्स वेल। हाँ, पहला इंडिपेंडेंट बजट किसने किया? तो वह है षणमुखम शेट्टी ने। पहला रिपब्लिक बजट किसने प्रेजेंट किया? तो वह है जॉन मैथाई ने। गॉट माय पॉइंट? ऐसे क्वेश्चंस हैं। आगे जाते हैं। अब देखो हुआ क्या? हुआ ये कि 2021 की अब हम बात करेंगे। 2021 में क्या हुआ कि पहले हम बजट को जो प्रेजेंट करते थे ना, हम इसको लाते थे ब्रीफ केस में। किस में लाते थे? ब्रीफ केस में लाते थे। लेकिन 2021 में क्या हुआ? ये ब्रीफ केस वाला सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब 2021 से क्या हुआ? पेपरलेस बजट आया। गॉट माय पॉइंट? यानी अगर आपने देखा होगा, अगर आपने बजट की कोई पिक्चर देखी होगी, आपने बिल्कुल ब्रीफ केस देखा होगा किसके हाथ में? फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब 2021 से क्या होता है? ये ब्रीफ केस वाला जो बजट था ना, ये खत्म हो गया। अब आपका बजट जो आता है वो आता है आपका पेपरलेस। और कब से? 2021 से। किस से स्टार्ट हुआ? अब 2021 में कौन मिनिस्टर थी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण। ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट, किस बजट को कहा जाता है? ब्लैक बजट। यहां पे अगर हम देखेंगे ना, ब्लैक बजट कहा जाता है 1973 और 1974 में जो बजट पेश किया गया ना, उसको ब्लैक बजट कहा जाता है। हाँ, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है ना, ये पहले प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के जिसने खुद बजट को प्रेजेंट किया है। देखो अगर हम अभी 2024 की बात करेंगे, 2024 में किसने बजट को प्रेजेंट किया? निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है ना। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे ना, उसने खुद बजट को प्रेजेंट किया था। ठीक है। अब आगे जाएंगे। आगे और एक इंपॉर्टेंट, बजट क्या वर्ड बजट आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाओगे? नहीं। देखो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, कहीं पे आप बजट वर्ड नहीं देखोगे। तो क्या है मतलब, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये जो बजट है ना, बजट के बदले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड मेंशन है? इंडियन फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम। एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम। हम बजट में अगर आप देखोगे, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे, बजट वर्ड आपको नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम। किस आर्टिकल के तहत? 112 आर्टिकल के तहत। अब ये आता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है कि कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है इंडियन बजट को? कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? 112 को। हाँ, बजट क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं है। बजट के बदले क्या है? आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गॉट माय पॉइंट? हाँ, और एक बात, सबसे ज्यादा बजट किसने प्रेजेंट किए? वो किए मोरारजी देसाई ने। ठीक है ना। अब आगे जाते हैं। अब हम देखेंगे बजट
2024-2025 के बारे में हम जानेंगे। देखो सबसे पहली बात ये कि 2024-2025 बजट किसने प्रेजेंट किया? निर्मला सीतारमण। वो क्या है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। ओ ये ने निर्मला सीतारमण जो थी ना, इसने ये 7वीं बार ये बजट प्रेजेंट किया, ठीक है ना। 7वीं बार जो 2024-2025 का बजट है ना, ये 7वीं बार इसने प्रेजेंट किया है। किसने? निर्मला सीतारमण ने। अब फोकस क्या रहेगा? ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि 2024-2025 का बजट है, इसमें मैन फोकस किस पे रहेगा? मैन फोकस रहेगा आपका एम्प्लॉयमेंट पे, मैन फोकस रहेगा आपका स्किलिंग पे, एमएसएमईज पे और मिडिल क्लास पे। यानी 4 कैटेगरीज को यहाँ पे टच किया है। क्या क्या? एक तो एम्प्लॉयमेंट, दूसरा तो स्किलिंग, तीसरा तो एमएसएमईज और चौथा तो मिडिल क्लास। इन पे ये फोकस करेगा। लेकिन प्रायोरिटीज कितने रहेंगे? प्रायोरिटीज इसमें 9 रहेंगे, लेकिन फोकस कितने? फोकस 4 चीजों पे। क्या क्या? एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज एंड मिडिल क्लास। अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या था बजट 2024-2025 का? वो आप सिंपली रखो याद, 28.1 लाख करोड़। आप सॉरी 48.21 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़। आप सिंपली याद रखो 48.21 लाख जो है इसका क्या है? एक्सपेंडिचर है। ये आपको अच्छे से कर लोगे। अब सबसे ज्यादा किस पे है? डिफेंस पे, ठीक है ना। अब फिस्कल डिफिसिट क्या रहेगा? फिस्कल डिफिसिट जो है अभी इंडिया का अगर हम देखेंगे ना 4.9% है, लेकिन कहा गया है कि जो नेक्स्ट ईयर जो फिस्कल डिफिसिट जो होगा वो टारगेट, फिस्कल डिफिसिट टारगेट की मैं बात कर रहा हूं, वो होगा 4.5%। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपने जाना बजट के बारे में। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो देगा वो कमेंट में लिखिएगा कि मैंने आंसर दिया है, ठीक है। अब देखो पहले, द सेंटर हैज अलॉटेड हाउ मेनी करोड़ फॉर J&K इन यूनियन बजट 2024-2025। अब सेंटर ने कितना अमाउंट जो है अलॉट किया किसके लिए? J&K बजट के लिए। किस ईयर के लिए? फॉर 2024-2025। अब यहाँ पे देखोगे आप 42,277.74 करोड़, 41,277.74 करोड़, 40,277.74 करोड़। नन ऑफ द अबव। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना तो वो क्या है? बताइए, कमेंट में बताइए। वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यानी अगर हम देखेंगे J&K के लिए कितना बजट अलॉट किया गया, J&K के लिए 42,277.74 करोड़ बजट जो है वो अलॉट किया गया। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया का टोटल बजट कितना है? इंडिया के टोटल बजट है 48.21 लाख करोड़। अभी मैंने कहा देखो 48.21 लाख करोड़ इंडिया का बजट है। इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर है। J&K का कितना है? 42,277.74 करोड़। गॉट माय पॉइंट? आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। जानिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। देखो यूजुअली अगर हम देखेंगे या तो फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी आपने सुना होगा बहुत बार। अब क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग है कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो फॉर्मुलेट करती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, यानी जो आपकी फिस्कल पॉलिसी को बनाती है। अब यहाँ पे आया आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सभी कहते हैं। यहाँ पे आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपका है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपका नन ऑफ द अबव। यानी हमें क्या बताना है? क्वेश्चन 18 कह रहा है कि कौन सी एजेंसी है जो फॉर्मुलेट करती है फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, यानी इंडिया में फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करती है, ठीक है ना। तो बताइए आंसर। सिक्योरिटी सभी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो फिस्कल पॉलिसी जो होती है ना वो फॉर्मुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं एक एक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। मैंने क्या कहा कि फिस्कल पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है? फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बनाती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है अभी मैं समझाता हूँ। पहले ऑप्शन ए पे जाए। ऑप्शन ए क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने बहुत बार देखा है, और जो कॉमर्स से वाबस्ता नहीं रखते या यूं कहे जो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा वाबस्ता नहीं रखते हैं और जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो ये गलत कर देते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको फोकस डालता हूँ इस क्वेश्चन पे। देखो यहाँ सुनो, यहाँ पहले क्या है? पहले आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको कहा जाता है सभी। पता है सभी क्या करता है? सभी जो है ना ये बेसिकली जो आपका फाइनेंशियल मार्केट होता है ना, जिसमें कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट होता है, उसको सभी रेगुलेट करता है। यानी फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट एंड कंट्रोल कौन करता है? आपका सभी, ठीक है। तो सभी आपने जाना ये क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सभी। ये किसको करता है? कंट्रोल एंड रेगुलेट, आपके फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। जाना आपने। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट करता है, ठीक है।
कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको फॉर्मुलेट करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। अब उन्होंने, वो हम आगे जाएंगे, अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको फॉर्मुलेट करता है? मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। अब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्या करता है? ये फॉर्मुलेट करता है फिस्कल पॉलिसी। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आपकी फिस्कल पॉलिसी बनाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनेगा, और सभी क्या करेगा? ये रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है कम फाइनेंशियल मार्केट्स जो होते हैं ना, चाहे मनी मार्केट, यानी जो भी स्टॉक मार्केट्स है ना हमारे यहाँ पे, जो भी स्टॉक मार्केट्स होंगे उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गॉट माय पॉइंट? स्टॉक मार्केट्स को करता है। अब हम जानेंगे और किसके बारे में? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थ्रू सुपर कंटेंट जानेंगे, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी पहले मैंने कहा कि इसको कौन फॉर्मुलेट करता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फिस्कल पॉलिसी जो होती है, फिस्कल पॉलिसी में आप तीन चीजें पाओगे: पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, मैं बता देता हूँ। देखो, गवर्नमेंट के पास जो पब्लिक जो रेवेन्यू आता है ना, वो किन से आता है? वो लोगों से ही आता है ना, उसको कहा जाता है पब्लिक रेवेन्यू। अब ये किस में आता है? ये रेवेन्यू टैक्सेस के सूरत में। अब लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सिटीजन्स क्या होते हैं? वो टैक्स देते हैं ना। टैक्स किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो भी फंड आता है ना, जो भी रेवेन्यू आता है ना, उसको बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू। गॉट माय पॉइंट? अब पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ना, वो रोड्स बनाती है, वो बड़े बड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाती है, गवर्नमेंट ऑफिस बनाती है, तो वो होता है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। और तीसरा क्या है? पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मतलब होता है गवर्नमेंट क्या करती है? क्या गवर्नमेंट लोन लेती है? बिल्कुल लेती है। गवर्नमेंट लेती है कर्जा, किन से? लोगों से लेती है, कंपनी से लेती है, बड़े बड़े वेंचर्स से लेती है, वो आता है आपका पब्लिक डेट। अब ये तीन चीजें कौन कौन सा? आपका पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। मेरी बात समझ आ रही ना? पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके साथ डील कौन करेगी? इसके साथ डील करेगी फिस्कल पॉलिसी। गॉट माय पॉइंट? कि कितना पब्लिक रेवेन्यू आपका आ रहा है, कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है, कितना हम पब्लिक से डेट कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारा किस में आ जाएगा? फिस्कल पॉलिसी में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जुड़ा है बजट के साथ। अब बजट भी कौन बनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वही तो बजट किसके अंडर आता है? बजट तो खुद आता है फिस्कल पॉलिसी के अंडर। गॉट माय पॉइंट? हाँ, अब है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी में सिंपली ये वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट यूज करती है फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। मेन चीज यहां पे अगर कीवर्ड देखेंगे ना, वो है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। देखो, आपकी इन्फ्लेशन होती है और फ्लो ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सिंपली देखो, पैसा जो होता है ना, किस में? पैसा कैसे, कितना पैसा हम फ्लो, कितना पैसे का फ्लो, यानी फ्लो ऑफ मनी या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये सारा कौन देखता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी देखती है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी में आता है ये सारा कुछ। देखो, होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ टूल्स रखे गए हैं जो कि एक नेशंस, एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक यूज करता है। आपका सेंट्रल बैंक कौन सा है? मुझे पहले बताइए। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई। यानी हर एक कंट्री में अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। देखो क्या होता है, अब मैंने अभी बोला मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है? आरबीआई बनाती है। अब ये आरबीआई क्या करता है? ये बेसिकली कुछ टूल्स यूज करता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो उसी को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। यानी वो पॉलिसी जो एक आरबीआई अपनाएगी ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा और मनी फ्लो जो है वो देखा जाएगा, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हो एक कंट्री में, वो आपका आ जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। अब और चीज अच्छे से समझते हैं। अब यहां पे मैंने क्या बोला आपको? यहां पे कीवर्ड मैंने बोला फ्लो ऑफ मनी एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। यानी फ्लो ऑफ मनी, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी, ये कौन देखेगी? मॉनेटरी पॉलिसी। गॉट माय पॉइंट? अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कलेक्शंस, कितना हमें स्पेंड करना है, कितना कलेक्ट अमाउंट कितना आ रहा है, वो कौन देखेगा? वो देखा फिस्कल पॉलिसी। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि फिस्कल पॉलिसी है क्या और मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। अब मुझे बताइए, बजट जो है, बजट अगर बनाना होगा वो भी किस में आ जाएगा? फिस्कल पॉलिसी में। क्योंकि बजट किससे रिलेटेड है? बजट रिलेटेड है आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से। आपका कितना आता है रेवेन्यू, कितना आता है गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड करती है, वही तो है आपका बजट। गॉट माय पॉइंट? अब यहाँ पे देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ, फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। देखो, बजट बनाना, टैक्स रेट्स। अब टैक्स रेट्स फिक्स करना मीन्स सिंपली अभी आप देखोगे कि किस पे कितना टैक्स लगेगा, वो कौन देखेगा? वो फिस्कल पॉलिसी देखेगी ना। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करेंगे ना, इंटरेस्ट रेट्स किसके रिगार्डिंग? इंटरेस्ट रेट्स मैंने अभी कहा ना, फ्लो ऑफ मनी और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो इंटरेस्ट रेट्स, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कौन देखेगा? ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी देखेगा। गॉट माय पॉइंट? हाँ, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, देखो हमेशा इन्फ्लेशन टारगेट जो है ना इंडिया का, वो रहेगा ये 2 to 6%। ये क्वेश्चन में मत आ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है कि इन्फ्लेशन टारगेट क्या है इंडिया का। इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेट ये कि इन्फ्लेशन 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 6% के अलावा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो किस बीच में रखनी चाहिए? 2 to 6%, वही होता है 4 + -2। अब क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, 4 + -2 मीनस 4 से ज़्यादा होना चाहिए 6
और 4 से कम होना चाहिए कितना 2, यानी 2 से ज़्यादा नहीं होना, 2 से कम नहीं होना चाहिए आपकी इन्फ्लेशन, और 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी इन्फ्लेशन। यही है इन्फ्लेशन टारगेट इंडिया का। अब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग टूल्स है, वो हम आगे जाएंगे, आगे अच्छे से क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। अब होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। पहले देखो होता क्या होता यह है कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल मार्केट मीन सिंपली वो मार्केट जहां पे फाइनेंस आपका इन्वॉल्व हो, यानी जहां पे भी फाइनेंस इन्वॉल्व होता है ना, वो आपका फाइनेंशियल मार्केट होता है। यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका मनी मार्केट और दूसरा आता है आपका कैपिटल मार्केट। अब इसी से क्वेश्चन आ सकता है, अब मनी मार्केट कैसे डील करता है, कैपिटल मार्केट कैसे डील करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मनी मार्केट की। इस मनी मार्केट की मनी मार्केट जो होता है ना, वो डील कर रहा है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, यानी जहां पे भी आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत होगी ना, तो वहां पे आप मनी मार्केट जो है ना वो कंसल्ट कर सकते हो। और जहां पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा कैपिटल मार्केट के लिए, यानी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसे चाहिए, अगर फंड्स चाहिए, तो फिर आपका है कैपिटल मार्केट। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे, फिर मनी मार्केट। अब मनी मार्केट जो मैच्योरिटी पीरियड होती है ना, वो होती है 1 ईयर। क्या होती है 1, यानी यहाँ पे जो पैसे मिलेंगे ना, वो कितने साल के लिए, 1 साल के। और कैपिटल मार्केट की अगर हम कैपिटल मार्केट की अगर हम देखेंगे, तो वो मोर देन 1 ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना है आपको। और यहाँ पे जो फंड्स रेज किए जाते हैं ना मनी मार्केट में, वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए अगर आपको पैसे ज़रूरत पड़े डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो आप मनी मार्केट जाओगे, कैपिटल मार्केट जाओगे। आप मनी मार्केट जाओगे बिल्कुल। अगर आपको फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है, ठीक है ना, फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, या बिजनेस को आपको एक्सपेंड करना है, आप क्या करोगे, आप तो कैपिटल मार्केट में जाओगे। वही है ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट ही है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कुछ नहीं है, बल्कि ये लेन देन किससे, पैसे से। अब मनी मार्केट जब आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड चाहिए 1 ईयर के लिए, इसकी मैच्योरिटी है 1 ईयर, तो मनी मार्केट है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फिर आप कहाँ से पैसे लाओगे, कहाँ से फंड्स रेज करोगे, कैपिटल मार्केट से। अब मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे, वो आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ तक तो आपने समझा। अब देखो मनी मार्केट में आपका आपकी आरबीआई जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है फाइनेंस। कमर्शियल बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी किस में आ जाएगा, मनी मार्केट में। यानी जहाँ पे डे टू डे जो नीड्स है ना आपकी, वो जरूरत है ना, वो कहाँ से आप पूरा कर सकते हो, मनी मार्केट से। आप कमर्शियल बैंक के पास जा सकते हो, किसी बैंक के पास, तो वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अब जब वो लोन प्रोवाइड करेगा ना, वो आप डे टू डे एक्टिविटीज को यूज कर सकते हो, वही है मनी मार्केट। लेकिन उसकी ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर। व्हाट माई पॉइंट। हाँ, कैपिटल मार्केट को लीजिए आप स्टॉक एक्सचेंज के पास गए, हाँ, स्टॉक ब्रोकर्स के पास आ गए, ब्रोकर्स जो होते हैं ना, स्टॉक ब्रोकर्स, उनके पास गए, तो वो है आपका स्टॉक में अंडरराइटर्स के पास गए, ठीक है। अब मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेगुलेट कौन करता है मनी मार्केट को, यानी इंडिया में मनी मार्केट्स को कौन रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, वो है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये मनी मार्केट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अच्छे से पहले समझ लेना, जो अनऑर्गेनाइज्ड होगा ना, उसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड होगा ना, उसको आरबीआई रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट हमेशा होता है ऑर्गेनाइज्ड, कैपिटल मार्केट होता है हमेशा ऑर्गेनाइज, और इसको रेगुलेट कौन करेगा, इसको रेगुलेट करेगा सभी, इसको रेगुलेट कौन करेगा, सभी। अभी मैंने वहां पे बोला था आपको स्टॉक मार्केट्स को कौन रेगुलेट करता है, सभी, ठीक है ना। तो कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट किस में आएंगे, वो इसी कैपिटल मार्केट में आएंगे, आगे देखेंगे। लेकिन ये तो आपने समझा। अब देखो मनी मार्केट में क्या होता है, मनी मार्केट में क्या होता है, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 1 ईयर। अब यहाँ पे आपके होते हैं ट्रेजरी बिल्स। क्या होते हैं ट्रेजरी बिल्स, आप कैसे फाइनेंस रेज कर सकते, मतलब फाइनेंस कैसे आपको मिलेगा, मैं समझाता हूँ। देखो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिजर्व बैंक इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छे से समझ लें, टी बिल मतलब होता है ट्रेजरी बिल क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो कौन करता है, आरबीआई इशू करता है, टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। देखो होता है क्या है, अब ये ट्रेजरी बिल्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट यूजुअली जो है ना 4 कैटेगरीज में ये करती है ना, मतलब इशू कर सकती है। एक तो होता है एक मैच्योरिटी, पहले मैंने मैच्योरिटी पीरियड विद इन 1 ईयर होगा इसका, तो ये 4 टाइप्स में। एक ट्रेजरी बिल होती है 14 दिन के लिए, दूसरी होती है 91 डेज के लिए, तीसरी होती है 182 डेज के लिए, और चौथी होती है 364 डेज के लिए, ठीक है। ये है आपका ट्रेजरी बिल। हाँ, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर्स को हम देखते हैं। देखो कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली कंपनीज जो होती है ना, कंपनीज अगर कंपनीज को फंड चाहिए ना, वो इशू करती है कमर्शियल पेपर्स। क्या करती है कंपनीज, ये कमर्शियल पेपर्स कौन करती है, कंपनीज। यानी कंपनीज को अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, या उनको डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे वो फाइनेंस करने के लिए कंपनीज इशू करती है कमर्शियल पेपर्स। तो कमर्शियल पेपर्स से वो क्या करती है, वो रेज करती है शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है ना। और वो भी जो कमर्शियल पेपर जो होती है ना, इनका भी मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इनका भी मैच्योरिटी है लेस देन ईयर, ठीक है। उसके बाद होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, ये आपके बैंक्स करते हैं,
क्या करते हैं, बैंकर्स जो होते हैं ना वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर्स इशू करते हैं। अब कॉल मनी और शॉर्ट मनी, इससे क्वेश्चन आता है। देखो कॉल मनी जो होती है ना, इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 डे है। कितना है? 1 डे। शॉर्ट जो नोट्स मनी होती है ना आपकी, कॉल मनी और नोट्स मनी, सॉरी, कॉल मनी का मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 1 दिन, 1 दिन। यानी यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे पैसे जो है ना वो किसी को दे सकता है बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे, ठीक है ना, वो होता है आपका कॉल मनी। क्या होता है? कॉल मनी। इसको ओवरनाइट मनी भी कहा जाता है। और दूसरा होता है आपका नोट्स मनी। नोट्स मनी की जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है 2 to 40 डेज, यानी 2 से 14 दिन तक होता है आपका नोट्स मनी, ठीक है। अब आपने ये समझा। अब और ये कैपिटल मार्केट आपने समझा कि इसकी मैच्योरिटी क्या होती है? मोर देन 1 ईयर। यहाँ फंड्स रेज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, ठीक है। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? वो अभी मैंने बोला सभी। और ये कैपिटल मार्केट कैसे कर सकता है? इक्विटी इशू, यानी कंपनी जो होती है ना वो शेयर्स जो होते हैं ना, शेयर सिस्टम बिल्कुल कैपिटल मार्केट में ही होता है। यानी अगर शेयर्स आप परचेज करोगे, जब आपने शेयर्स परचेज करे किसी कंपनी के, तो मुझे बताए कंपनी को क्या आ जाएगा वहाँ? तो उसको तो फाइनेंस मिलेगा ना, नो डाउट। आप उस शेयर्स के हकदार बनोगे, लेकिन उनको तो फाइनेंस आ जाएगा ना। तो बेसिकली ये कैपिटल मार्केट है क्या? यही तो है। इससे तो वो फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं ना आपसे। अगर आप फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करो किसी कैपिटल मार्केट में, तो वो फंड्स क्या करेंगे? वो फंड्स रेज करेंगे, ठीक है ना। तो ये था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन? हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन? ऑप्शंस में आपका स्वामीनाथन, ऑप्शंस में आपका वर्गीस कुरियन, ऑप्शंस में आपका एच.एम. दलाया, ऑप्शंस में आपका नन ऑफ द अबव। तो अगर हम देखेंगे कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन की कॉल किसने दी, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो थे, इसने आपकी क्या दी थी? एवरग्रीन रेवोल्यूशन। यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या, ये आपको कि ये किसने बताया? स्वामीनाथन, ठीक है ना। अब हम और जानेंगे जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है ना, उनके बारे में जानेंगे थ्रू आवर सुपर कंटेंट। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है, इंपॉर्टेंट ये जानना है कि कौन सा रेवोल्यूशन किसके साथ जुड़ा है, तो वही याद रखना है। और फादर जो है, फादर ऑफ द सेम रेवोल्यूशन, ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए लाया गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था फूड ग्रेन्स के लिए, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स के लिए आपका ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था कि हाई यील्डिंग सीड्स, स्पेशली चाहे वीट की बात करेंगे या राइस की बात करेंगे, इनमें हाई यील्डिंग सीड्स जो है ना वो ग्रो किया जाए, तो वही है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसका फादर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिंपली याद क्या रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रीन रिलेशन है जुड़ा किसके साथ? फूड ग्रेन्स के साथ। किस किस के साथ? स्पेशली हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ। कौन कौन सा आपका? चाहे वीट आएगा, राइस आएगा। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? स्वामीनाथन, ठीक। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन किसके साथ जुड़ा है? वाइट रेवोल्यूशन है आपका मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ा। इसके लिए एक ऑपरेशन जो है वो लाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। अब इसके फादर कौन है? आपके वर्गीस कुरियन, ठीक है, ये याद रखना है। ब्लू रेवोल्यूशन किसके साथ जुड़ा है? वो है आपके फिश के साथ, यानी फिशेस है ना, उसके साथ ब्लू रेवोल्यूशन आपका जुड़ा है। तो फादर कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णा। येलो रेवोल्यूशन किसके साथ जुड़ा है? वो है आपके ऑयल सीड्स के साथ। कौन सा? येलो रेवोल्यूशन। उसी के साथ ब्राउन रेवोल्यूशन किसके साथ? ब्राउन रेवोल्यूशन आपका लेदर इंडस्ट्री या कोका, ठीक है, हीरालाल चौधरी। उसके बाद ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन आपको सबसे ज़्यादा ईजी होगा, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम को आप ब्लैक रेवोल्यूशन के साथ याद रखोगे। हाँ, रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन में रेड कलर किसका है? मीट और टमाटो का होता है ना, तो मीट और टमाटो, ठीक, यह है रेड रेवोल्यूशन। हाँ, राउंड आपका पोटैटो होता है तो राउंड रेवोल्यूशन, ठीक है। हाँ, उसके बाद सिल्वर रेवोल्यूशन आता है एग्जाम्स में, एग और पोल्ट्री। अब ये याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। एक तो सिल्वर रेवोल्यूशन जो एग और पोल्ट्री का होता है आपका, और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आपका कॉटन का होता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसको लीजिए और अच्छे से इसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और एक है गोल्डन रेवोल्यूशन आपका। हाँ, ये आता है गोल्डन रेवोल्यूशन। एक तो होता है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर आपका आ जाएगा जूट, याद रख लेना, ये आता है गोल्डन फाइबर जूट। लेकिन गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो फिर आपका हॉर्टिकल्चर आएगा, आपके फ्रूट्स आएंगे, इवन कि आपका हनी भी किस में आता है? गोल्डन रेवोल्यूशन में। गॉट माई पॉइंट। अब है ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन। एक तो ये 3 है। एक तो होता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, वो आ जाएगा आपका जूट। गॉट माई पॉइंट। फिर आता है गोल्डन रेवोल्यूशन जो कि फ्रूट, हॉर्टिकल्चर या आपका हनी आता है। फिर होता है ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन जो कि प्रमोशन एंड ट्रेड ऑफ बैम्बू प्रोडक्ट्स। अब ग्रे रेवोल्यूशन ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर के साथ। पिंक रेवोल्यूशन यूनियन के साथ आता है आपका। हाँ, फार्मास्यूटिकल्स, ये यहाँ पे याद रख लेना। एवरग्रीन रेवोल्यूशन जिसकी अभी बात कर रहे थे कि स्वामीनाथन ने लाया। एवरग्रीन रेवोल्यूशन होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, आप मुझे बताइए अब और एक बात, लेवेंडर जो है ना, लेवेंडर किसके साथ रिलेटेड है? लेवेंडर जो हमने सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? J&K में, भद्रवाह एरिया में, है ना। तो लेवेंडर रेवोल्यूशन किसके साथ जुड़ी? रिसेंटली ये JK SSB ने पूछा था, ठीक है। अब आगे जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। अब मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई? आपके ऑप्शंस में अगस्त 15, 2000, आपके ऑप्शंस में अगस्त 15, 1995, आपके ऑप्शंस में अगस्त 15, 1992, आपके ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव,
तो कमेंट में इसका राइट आंसर दीजिए, लेकिन कमेंट में जाने से पहले मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1995 अगस्त 1995 आपके मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट हुई थी। अब मिड डे मील स्कीम किसने स्टार्ट की, कमेंट्स में आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ द इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर। देखो हम अभी थोड़ा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कहाँ से हुआ। अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे ना कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लाई गई ना इंडिया की तरफ से वो कब लाई गई, ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1948 में, 1952 में, 1955 में, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1948, यानी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लाई जाती है, 1948 में। कब लाई जाती है, 1948 में आपकी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाती है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। अब बाकी जो पॉलिसीज़ है ना वो अभी डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। अब देखो यहाँ समझिए, यहाँ देखो, तो पहली पॉलिसी कौन सी है, पहली पॉलिसी जब लाएगी उसको क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। अब आपका मिक्सड इकोनॉमी है ना, मिक्सड इकोनॉमी है ना यहाँ पे इंडिया में, तो मिक्सड इकोनॉमी जो इसी पॉलिसी में जब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई ना 1948 में, इसी में डिक्लेयर किया गया इंडिया को एज अ मिक्सड इकोनॉमी। क्या किया है, इंडिया को डिक्लेयर एज अ मिक्सड इकोनॉमी, ठीक है। अब ये जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई ना, इसका मेन फोकस था जो भी स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है ना उन पे ज़्यादा ध्यान देना, मतलब उन पे फोकस करना, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करना। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखो आप याद 1948 वाली पॉलिसी में, जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। पहली ये कि इससे आपका जो है मिक्सड इकोनॉमी सिस्टम जो है इस पॉलिसी ने डिक्लेयर किया इंडिया को एज अ मिक्सड इकोनॉमी। गॉट माई पॉइंट। अब दूसरा ये है कि स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या दी गई, इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक। अब दूसरी होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब इसी पॉलिसी में क्या किया गया, जो इंडस्ट्रीज है ना उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और मिक्सड सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और मिक्सड सेक्टर में। बस ये इतना याद रखना है आपको। अब ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 है ना, ये है बेसिकली एक्सटेंशन किसकी, 1956 की। तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन आई। कैसे आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 97 से डिसेंट्रलाइजेशन आई और इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई एमएनसीज पे। एमएनसीज होती मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो बाहर से यहाँ पे कंपनीज आती ना, इन्हीं को बोलते हैं एमएनसीज। लेकिन इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई, किसने, इंडस्ट्री पॉलिसी 1977 ने। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 98 क्या है, ये इसलिए बनाई गई ताकि डोमेस्टिक मार्केट में जो कंपटीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 बनाई गई। तो आई होप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, द मिनिमम अमाउंट दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद आरबीआई। अब मिनिमम अमाउंट जो कमर्शियल बैंक्स को रखना होता है आरबीआई के पास क्या है, एसएलआर मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सीआरआर मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, नन ऑफ द अबव। इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, इनको एक मिनिमम अमाउंट रखना होता है कहाँ पे, आरबीआई के पास, ठीक है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इनको एक मिनिमम अमाउंट रखना होता है कहाँ पे, आरबीआई के पास, और उस मिनिमम अमाउंट को हम कहते हैं सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशो, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब ये जो एसएलआर है, ये सीआरआर है, बैंक रेट है, रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है, सारे बेसिकली टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी की। यानी मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम देखेंगे, मैंने एक तो बोला फिस्कल पॉलिसी होती है, दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो होती है जो पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर से डील करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ फ्लो ऑफ मनी देखती है, ठीक है ना। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये टेक्निक्स हैं आपके पास, चाहे सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, इनसे हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये है इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक को अच्छे से जानिए और ऐसे समझाऊंगा, इंशाल्लाह जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है ना। अब देखो कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो क्या है, कैश रिजर्व रेशो होता है सीआरआर, यानी एक मिनिमम अमाउंट जो हर एक कमर्शियल बैंक रखता है आरबीआई के पास। क्या रखता है, आरबीआई के पास, और वो भी किस में रखता है, कैश में। इसीलिए इसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो। अगर आप देखोगे ना, कैश रिजर्व रेशो मीनिमम ये कुछ रिजर्व होता है, ये कुछ रिजर्व होता है, या यूं कहे ये एक मिनिमम अमाउंट होता है जो हर एक कमर्शियल बैंक किसके पास रखता है, आरबीआई के पास रखता है। तो यही है कैश रिजर्व रेशो। तो रिजर्व इसका मतलब इसीलिए है ना, क्योंकि ये रिजर्व किसके पास रखता है, आरबीआई के पास रखता है, ठीक है। क्या बैंक इस पे अर्न इंटरेस्ट करता है, नहीं, बैंक इस पे अर्न इंटरेस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब कैश रिजर्व रेशो जो अगर हम रिसेंट देखेंगे ना, आज का 2024 की मैं बात कर रहा हूं, मे भी आ सकता है अहमद कि बैंक के पास जितने डिपॉजिट्स होंगे ना, उसका 4.5% इसको किसके पास रखना है, आरबीआई के पास। गॉट माई पॉइंट,
गॉट माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं कि कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है, एक मिनिमम अमाउंट होता है जो हर एक कमर्शियल बैंक किसके पास रखता है? आरबीआई के पास रखता है। इस पे ना कोई इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगी किसको? कमर्शियल बैंक को। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कमर्शियल बैंक को। अब कितना रखना होता है? 4.5%। यानी अभी जो रेट है ये रेट चेंज होती है, ये रेट चेंज होती है। ये रेट कौन डिसाइड करता है? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। देखो मैंने आपको बोला था कि अगर मॉनिटरी पॉलिसी हम देखेंगे, मैंने बोला ये कौन फॉर्मुलेट करता है? आरबीआई। अब 2016 से क्या हुआ? 2016 से एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी आ गई वजूद में। अब ये जो रेट्स है ना, ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ही देती है। ये यूजुअली साल में 4 बार मीट करते हैं और 4 बार आप देखोगे कि नए नए रेट्स आए, कैश रिजर्व रेट सबके नए नए रेट्स आते हैं, ठीक है। अब उसमें आप उतना नहीं, आपको यहाँ पे कंसंट्रेट किस पे कर रहा है? कैश रिजर्व रेशो। तो कितना कैश रिजर्व रेशो रखना होगा अभी 2024 में हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास? 4.5%। गॉट माई पॉइंट? आगे जाएंगे, आप देखो यह है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जब आएगा ना, स्टैच्यूटरी मतलब होता है सेल अप, एस है ना, तो एस का मतलब क्या है? सेल अप। आप सेल अप याद रख लेना। अब आई होप कि आप भूलोगे नहीं। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एस मीन्स सेल अप, यानी अपने पास। देखो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे बिल्कुल अमाउंट रखता है टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक मेंटेन इन अ सेफ एंड लिक्विड एसेट्स। या यूं कहे, जो ये भी एक अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। यानी टोटल डिपॉजिट जितने होंगे ना, उनमें कमर्शियल बैंक अपने पास थोड़ा अमाउंट रखेगा। यानी वो अमाउंट जो है वो फ्लो नहीं हो जाएगा, यानी इन मार्केट में वो नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट? यानी इन सर्कुलेशन नहीं होगा। देखो टोटल डिपॉजिट जितने होते हैं ना एक कंपनी के, एक बैंक के पास, जितने डिपॉजिट होंगे ना एक कंपनी के पास, उसमें कुछ पोर्शन वो रखेगा किसके पास? आरबीआई के पास। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ठीक, गॉट इट। उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। गॉट माई पर्सन? ठीक। अब कुछ अमाउंट होता है जो ये अपने पास रखता है, जो एक अपने पास रखता है। कौन? कमर्शियल बैंक की। वो होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मैंने इसीलिए बोला, स्टैच्यूटरी जब भी होगा सेल अप, आप सेल अप रिजर्व रेशो भी कह सकती हो। दूसरे अल्फाज में आप क्या बोलोगे? सेल अप रिजर्व रेशो। असल में ये सेल अप रिजर्व रेशो नहीं है, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, लेकिन मैं यहां से बता रहा हूं कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। और ये कैश में भी रख सकता है, गोल्ड में भी रख सकता है, यानी लिक्विड में। फिर वो लिक्विड फॉर्म में ये रखना चाहे कि कल अगर ये गोल्ड में रखेगा ना, तो गोल्ड को ये कन्वर्ट कर सकता है ना, किस में? कैश में। इसीलिए हाँ, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट मिलती है? बिल्कुल मिलती है। जो ये आरबीआई के पास देता है ना कैश, उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगी, उस पर रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये अपने पास होता है उस पर इंटरेस्ट रेट मिलती है। ठीक है। अब यूजुअली होता है 0 to 40%। कितना होता है? 0 to 40% होता है। क्या मतलब? हो सकता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। लेकिन अभी कितना है इंडिया में? 18%। अभी कितना इंडिया में? 18%। गॉट माई पॉइंट? यानी 18% हर एक कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, और साथ ही साथ 4.5% कहां पे रखेगा? आरबीआई में। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, स्टैच्यूटरी भी और ये भी। अब देखो, अब है और एक बैंक रेट। बैंक रेट क्या है मैं समझाता हूं। बैंक रेट वो रेट होती है जो चार्ज करती है आरबीआई, यानी ये एक रेट होती है जो चार्ज करती है आरबीआई फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द कमर्शियल, हाँ, तो कमर्शियल बैंक्स। देखो क्या होता है, बैंक रेट सिंपली वो रेट होती है जो चार्ज करती है आरबीआई। आरबीआई क्या है? आपका सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको जब वो लोन प्रोवाइड करता है ना, किनको? कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है। जब वो लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, लॉन्ग टर्म लोन, तो वो रेट कुछ असाइन करेगा ना, रेट कुछ फिक्स करेगा ना, उस रेट को बोला जाता है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट मीन सिंपली वो रेट जो आरबीआई जिस पे आरबीआई लोन देगा किनको? कमर्शियल बैंक्स को। सिंपल। या कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन लेंगे किससे? आरबीआई से, वो हो जाएगा आपका बैंक रेट। गॉट माय पॉइंट? बैंक रेट मीन सिंपली द रेट विच इज चार्ज्ड बाय द आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स। सिंपल। या वो रेट जिससे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसे लेंगे, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक। उसके लिए कोई कोलैटरल जरूरी है? नहीं। कोलैटरल मीन सिक्योरिटी, इसके लिए सिक्योरिटी जरूरी नहीं है। और अभी क्या है आपकी बैंक रेट? ये इंपॉर्टेंट है, 6.75%। 6.75%। आगे जाएंगे रेपो रेट। अब है रेपो रेट। बैंक रेट आपने समझा, रेपो रेट। रेपो रेट भी यही होता है। रेपो रेट भी क्या होता है? ये भी रेट होती है जो चार्ज करती है आरबीआई किनको? कमर्शियल बैंक्स को, लेकिन फॉर ओवरनाइट बेसिस। ओवरनाइट बेसिस मीन 24 घंटे के लिए। देखो अब मैं समझाता हूं। एक तो होता है बैंक रेट। बैंक रेट होती है वो रेट जो कौन फिक्स करता है? आरबीआई। जब आरबीआई लोन देता है ना कमर्शियल बैंक्स को फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसके लिए जो रेट लगती है उसको कहा जाता है बैंक रेट। गॉट माय पॉइंट? अब जब कमर्शियल बैंक्स देंगे, जब आरबीआई देगा किनको? कमर्शियल बैंक्स को लोन, कितने के लिए? ओवरनाइट के लिए, यानी 24 घंटे के लिए, उसको कहा जाता है रेपो रेट। अब यहां पे बैंक रेट और रेपो रेट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। बैंक रेट पे आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक्स को लोन, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, और रेपो रेट में आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक्स को लोन फॉर ओवरनाइट। ओवरनाइट मीन 24 घंटे के लिए। ठीक है। लेकिन यहां पे कोलैटरल जरूरी है। कोलैटरल मीन सिक्योरिटी जरूरी है, यानी उनको सिक्योरिटी कुछ देनी पड़ेगी। किनको?
किनको देनी पड़ेगी? कमर्शियल बैंक्स को देनी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी देगा आरबीआई इनको लोन। गॉट मी पॉइंट? अब इसके लिए क्या है? 6.5%। क्या रेट रखनी है ना याद। 6.5% किसके लिए? रेपो रेट के लिए। अब देखो, अब होता है रिवर्स रेपो रेट, मींस रेपो रेट का उल्टा, वही होगा ना रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या को? उल्टा होता है रेपो रेट का। गॉट मी पॉइंट? देखो अब मैं समझाता हूं। अब ये वो रेट होती है जो कमर्शियल बैंक, जब कमर्शियल बैंक लोन देता है ना कभी आरबीआई को, अगर कभी कमर्शियल बैंक लोन देगा किसको? आरबीआई को, तो कमर्शियल बैंक छोड़ेगा आरबीआई को? मैं नहीं छोड़ने वाला। जब आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं कैसे छोड़ूंगा आपको? तो ये भी फिक्स करेगा ना, ये भी कुछ रेट पे उनको देगा ना। तो किस रेट पे देता, उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो इसके लिए क्या कोलेटरल जरूरी है। जब आरबीआई देता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन कमर्शियल बैंक्स को, जिसको कहा जाता है रेपो रेट, तो वो कोलेटरल लेता है ना, बोलते हैं ना सिक्योरिटी देनी है। लेकिन जब कमर्शियल बैंक अब अगर लोन देगा किसको? अब आरबीआई को, तो कमर्शियल बैंक छोड़ेगा उसको? वही मैं बोल रहा, नहीं छोड़ेगा। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 3.35% होती है। अब ये क्यों है? ये रिवर्स रेपो रेट क्यों रखते हैं? रिवर्स रेपो रेट इसलिए रखते हैं जब मार्केट में जब मनी फ्लो ज़्यादा होगा ना, तो बैंक्स के पास जब ज़्यादा पैसे होंगे ना, तो बैंक्स क्या करते हैं, वहाँ से फिर वो किनको देते हैं? वो देते हैं आरबीआई को। गॉट माई पॉइंट? अब आपने सिंपली ये समझा, मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, वो भी तेज स्पीड में। देखो, कैश रिजर्व रेशो मीन सिंपली वो रेशो, वो मिनिमम अमाउंट जो एक कमर्शियल बैंक रखता है किसके पास? आरबीआई के पास। लेकिन इसको इंटरेस्ट रेट, इसको वहां से रिटर्न नहीं मिलती है। अब कितना रखना होता है? 4.5%। अब स्टैट्यूटरी मीन साल, यानी जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है किस फार्म में? वो रखेगा गोल्ड के फार्म में भी और कैश फार्म, यानी लिक्विड फार्म में। लेकिन कैश रिजर्व रेशो में हमेशा कैश के फार्म में रहता है वो आरबीआई के पास। अब इसके लिए कितनी परसेंट ये रेट है? 18%। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है किनको? कमर्शियल बैंक्स को, फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन। रिपो रेट क्या होता है? रिपो रेट होता है इंटरेस्ट रेट जो कमर्शियल जो आरबीआई फिक्स, जो आरबीआई चार्ज करता है किनको? कमर्शियल बैंक्स को, फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन, या यूं कहे ओवरनाइट बेसिस पे जो लोन को प्रोवाइड करता है। अब रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है, वो रेट होती है जहां से कमर्शियल बैंक जो चार्ज करेगी किनको? आरबीआई को। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो सिंपल भाषा में मैंने बोला है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ द इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर। देखो, हम अभी थोड़ा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कहां से हुआ। अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे ना कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लाई गई ना इंडिया की तरफ से, वो कब लाई गई, ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1948 में, 1952 में, 1955 में, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1948। यानी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लाई जाती है? 1948 में। कब लाई जाती है? 1948 में आपकी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाती है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। अब बाकी जो पॉलिसीज है ना वो अभी डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? अब देखो, यहां समझिए, यहां देखो। तो पहली पॉलिसी कौन सी है? पहली पॉलिसी जब लाएगी उसको क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। अब आपका मिक्सड इकोनॉमी है ना, मिक्सड इकोनॉमी है ना यहाँ पे इंडिया में। तो मिक्सड इकोनॉमी जो इसी पॉलिसी में, जब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई ना 1948 में, इसी में डिक्लेयर किया गया इंडिया को एज अ मिक्सड इकोनॉमी। क्या किया है? इंडिया को डिक्लेयर एज अ मिक्सड इकोनॉमी, ठीक है? अब ये जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई ना, इसका मेन फोकस था जो भी स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है ना, उन पे ज़्यादा ध्यान देना, मतलब उन पे फोकस करना, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करना। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखो आप याद 1948 वाली पॉलिसी में, जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी। पहली ये कि इससे आपका जो है मिक्सड इकोनॉमी सिस्टम जो है, इस पॉलिसी ने डिक्लेयर किया इंडिया को एज अ मिक्सड इकोनॉमी। गॉट माई पॉइंट? अब दूसरा ये है कि स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या दी गई? इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक? अब दूसरी होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसको कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब इसी पॉलिसी में क्या किया गया, जो इंडस्ट्रीज है ना उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और मिक्सड सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और मिक्सड सेक्टर में। बस ये इतना याद रखना है आपको। अब ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 है ना, ये है बेसिकली एक्सटेंशन किसकी? 1956 की। तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन आई। कैसे आई? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 97 से डिसेंट्रलाइजेशन आई। और इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई एमएनसीज पे। एमएनसीज होती मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो बाहर से यहाँ पे कंपनीज आती ना, इन्हीं को बोलते हैं एमएनसीज। लेकिन इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई, किसने? इंडस्ट्री पॉलिसी 1977 ने। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 98 क्या है? ये इसलिए बनाई गई ताकि डोमेस्टिक मार्केट में जो कंपटीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 बनाई गई। तो आई होप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।